हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण पाठ 11 पाठ का नाम है क्रिया। इस पाठ के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। क्रिया किसे कहलाते हैं? तो जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे उदाहरण दिए हैं। जैसे सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। सूरज कहाँ पे निकलता है और कौन सी दिशा में निकलता है? तो सूरज पूर्व दिशा में निकलता है। तो यह दिशा के भी चार दिशा के नाम हैं। जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऐसे वो 4 दिशाएं हैं। तो सूरज पूर्व दिशा में निकलता है। सुगंधा पत्र लिखती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे यह कार्य, यह क्या हुई? इनकी क्रिया हुई। यह क्या हुई? क्रिया। जैसे सुगंधा पत्र लिखती है, तो यहाँ भी यह क्या हुई? क्रिया। क्रिया कौन सी हुई? तो लिखती है। क्रिया कौन सी हुई? तो यहाँ पे लिखती है, यह क्रिया हुई। सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, तो यहाँ पे निकलता है, यह क्या हुई? उनकी क्रिया हुई। तो इसे क्रिया कहलाते हैं। यहाँ रंगीन छपे शब्द किसी कार्य के होने की सूचना दे रहे हैं, इसलिए ये शब्द क्रिया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे आरुषि कहानी, उससे यह वाक्य पूरा नहीं हुआ है। तो आरुषि कहानी पढ़ रही है। आरुषि क्या कर रही है? आरुषि कहानी। तो आरुषि क्या करे? आरुषि कहानी पढ़ रहे हैं। तो क्रिया के साथ, वह क्रिया के साथ काम कर रहे हैं। अभी आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है धातु। क्या दिया हुआ है? धातु। तो धातु ध्यानपूर्वक पढ़ो और समझो। यहाँ पे देखिए बच्चों, बच्चा माँ की बात सुन रहा है। तुम गाना सुन रहे हो। तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? तो यहाँ पे देखिए, इन सभी वाक्यों में आए क्रियापदों में सुन अंश का प्रयोग किया गया है। यही अंत क्रिया का मूल रूप अर्थात धातु कहलाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे धातु कौन कौन सा है? तो यहाँ पे सुन है, यहाँ पे भी सुन है और यहाँ पे भी सुन है। तो ये जो सुन शब्द आए हैं, यह क्या धातु रूप है, मूल रूप है यह। तो इसे क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। क्रिया के मूल रूप धातु का प्रयोग तू सर्वनाम के साथ किया जाता है। तू सर्वनाम के साथ किया जाता है। किससे? तू सर्वनाम के साथ किया जाता है। जैसे तू देख, तू चढ़ा, तू लिख, तू दौड़ा। तो यहाँ पे तू के साथ वह सर्वनाम के साथ किया जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे तू देख, तू चढ़ा। देखिए बच्चों, यहाँ पे तू देख, तू चढ़, तू लिख, तू दौड़, ये तू लगाकर यह वाक्य बनाए गए हैं। तो अभी धातु के भेद देखिए बच्चों, यहाँ पे धातु के भेद है। धातु के निम्नलिखित कितने भेद है? 4 भेद है। कितने भेद है? 4 भेद है। तो इसमें देखिए कौन कौन से 4 भेद है। तो पहला है सामान्य धातु। पहला कौन सा है बच्चों? सामान्य धातु। तो सामान्य धातु में देखिए, क्रिया की धातु में ना प्रत्यय जोड़कर देने से क्रिया की सामान्य धातु बनती है। जैसे यहाँ पे देखिए, धातु प्रत्यय सामान्य धातु, यहाँ पे धातु लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रत्यय लिखा हुआ है, यहाँ पे सामान्य धातु। तो देखिए धातु में शब्द दिए है कि जैसे कि लिख शब्द दिया है, तो यहाँ पे प्रत्यय में ना शब्द है और सामान्य धातु में लिखना। तो क्या होता है इनका? लिख प्लस ना। तो सामान्य धातु क्या होता है? लिखना। उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है नीचे कि जैसे पढ़ है प्लस ना है, तो सामान्य धातु क्या होता है? पढ़ना। सामान्य धातु क्या होता है? पढ़ना। ऐसे होता है। तो आगे देखिए, यह सामान्य धातु हुआ। अभी आगे जो है वह है व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु में सामान्य धातुओं में प्रत्यय लगाने पर व्युत्पन्न धातु बनती है। जैसे यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे धातु है, सामान्य धातु है, उत्पन्न धातु है। तो धातु में लिखा हुआ है, देखिए बच्चों यहाँ पे धातु में लिखा है पढ़, तो सामान्य धातु में लिखा है पढ़ना। तो उत्पन्न धातु में लिखा हुआ है पढ़ना, पढ़वाना, पढ़ाया। ये क्या है? यह व्युत्पन्न धातु है। तो यहाँ पे दूसरा शब्द जो है धातु में लिखा है चल, तो सामान्य धातु में लिखा है चलना, तो उत्पन्न धातु में लिखा है चलाना, चलवाना, चलाया। ये इत्यादि यह व्युत्पन्न धातु के उदाहरण है। अभी आगे देखिए नाम धातु। आगे क्या है बच्चों? नाम धातु। नाम धातु किसे कहलाते हैं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर जो धातुएं बनाई जाती है उन्हें नाम धातु कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे है संज्ञा से शर्म, शर्माना, बात, बतियाना, टक्कर, टकराना, हाथ, हथियाना। तो उसी तरह सर्वनाम से है अपना, अपनाना, मैं, मिमियाना। और विशेषण से है गरम, गरमाना, चमक, चमकाना। तो यह नाम धातु है। यह क्या है बच्चों? नाम धातु है। अभी दूसरा जो है मिश्र धातु। कौन सा है? मिश्र धातु। मिश्र धातु में ये धातुएं जो संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, लेना, लगना, होना, आना आदि लगाकर बनाई जाती है उन्हें मिश्र धातु कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखे बच्चों, यहाँ पे संज्ञा से दिया हुआ है कि बात प्लस करना, तो बात करना होता है। क्या होता है? बात करना। तो आगे देखिए, जैसे जान लेना, तो जान प्लस लेना, तो जान प्लस लेना का क्या होता है? जान लेना। जान प्लस लेना का जान लेना होता है। तो इसी तरह यह मिश्र धातु के उदाहरण है। अभी विशेषण के हैं। विशेषण देखिए, विशेषण से है अच्छा लगना, अच्छा प्लस लगना, तो इसमें क्या होता है? अच्छा लगना। बुरा प्लस होना, बुरा होना। अभी क्रिया विशेषण में है कि पीछा प्लस करना, पीछा करना, नीचे प्लस आना, नीचे आना। तो यह मिश्र धातु है। अभी सामान्य धातु। सामान्य धातु में देखिए कि जब वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाए तब वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे हेमंत ने दरवाज़ा खोला। हेमंत ने क्या खोला? दरवाज़ा खोला। और नैना खिलौना लाई। नैना ने क्या लाई? खिलौना लाई। तो यह सामान्य क्रिया है। यह क्या हुई? सामान्य क्रिया। तो इसमें सामान्य क्रिया कौन सी हुई बच्चों? इसमें सामान्य क्रिया हुई खोला। हेमंत ने दरवाज़ा खोला, तो यह सामान्य क्रिया खोला हुआ। नैना खिलौना लाई, तो लाई यह क्या हुई? लाई यह सामान्य क्रिया हुई। तो अभी क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। क्रिया के भेद कितने? दो आधारों पर किया जाता है। तो कौन कौन से है? वह कर्म के आधार पर और प्रयोग संरचना के आधार पर। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला भेद है कर्म के आधार पर, दूसरा है प्रयोग संरचना के आधार पर। तो यह क्रिया के दो भेद है। अभी आगे देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो अकर्मक क्रिया है, तो उसमें अकर्मक मतलब बिना प्लस कर्मक, कर्म के, ये क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता, जिनमें क्या? कर्म नहीं पाया जाता, और नहीं कर्म की अपेक्षा होती, और नहीं इसमें कर्म की अपेक्षा होती है, तो इसे अकर्मक क्रियाएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अकर्मक क्रियाएं कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें दिया है कि इन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। इन क्रियाओं का सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। इस प्रकार जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है उसे क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा है कि जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है कि सचिन खेल रहा है, राधा नाचती है। तो यहाँ पे यह अकर्मक क्रिया कौन सी हुई? खेल रहा है और नाचती है, यह अकर्मक क्रियाएं हुई। इन वाक्यों में खेल रहा है तथा नाचती है क्रिया का फल है। इन वाक्यों में खेल रहा है तथा नाचती है क्रिया का फल है। क्रमशः सचिन और राधा पर पढ़ रहा है, यह अकर्मक क्रिया है। यह क्या है? अकर्मक क्रियाएं
है। तो देखिए बच्चों, अभी सकर्मक क्रियाएं, ये अभी हमें किसके बारे में पढ़ाई की? अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ाई की। अभी हमें किसके बारे में पढ़ाई करनी है? सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ाई करनी है। तो आगे साथ प्लस कर्मक, कर्मक के वे क्रियाएं जिनमें कर्म पाया जाता है अथवा कर्म की अपेक्षा होती है उसे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। इन क्रियाओं का सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? कर्म के ऊपर पड़ता है। और देखिए, तो यहाँ पे परिभाषा दी है सकर्मक क्रिया की कि जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है अथवा कर्म पाया जाता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाते हैं। जिन देखिए बच्चों, यहाँ पे जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है अथवा कर्म पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अभी राहुल पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे राहुल क्या है? राहुल पुस्तक पढ़ता है। और बंदर केला खाता है। तो यहाँ पे सकर्मक क्रियाएं कौन सी है बच्चों? यहाँ पे पढ़ता है और खाता है, यह सकर्मक क्रिया है। लेकिन इन वाक्यों में पढ़ता है तथा खाता है का फल क्रमशः किसके ऊपर पड़ता है? पुस्तक और केला पर। किसके ऊपर पड़ता है इनका प्रभाव? पुस्तक और केला पर इसका प्रभाव पड़ता है। और ये इसे सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अभी सकर्मक क्रियाएं के दो भेद हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। यह सकर्मक क्रिया के दो भेद है। अभी हमें पढ़ाई करनी है, पहले पढ़ाई करनी है एक कर्मक क्रिया के बारे में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक कर्मक क्रिया दिया है। तो एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कि जिन क्रियाओं में एक कर्म पाया जाता है वे एक कर्मक क्रियाएं कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? एक कर्मक क्रियाएं कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिए है कि किरण किरण कपड़े सिलती है। तो यहाँ पे किरण क्या सिलती है? तो किरण क्या सिलती है? कपड़े सिलते हैं। क्या सिलती है? कपड़े सिलते हैं। नवीन नारियल खरीद रहा है। तो यहाँ पे नवीन क्या खरीद रहा है? तो नवीन नारियल खरीद रहा है। अभी कर्ता कर्म क्रिया, अभी द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में देखिए कि जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं, जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे यहाँ पे माँ ने बेटे को कहानी सुनाई, अभिषेक ने मीरा को उपहार दिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कर्ता कर्म क्रिया। तो यहाँ पे माँ ने करता हुए, माँ ने यह क्या हुआ? करता हुए। तो कहानी यह कर्म हुई और सुनाई यह क्रिया हुई। तो इसी में भी देखिए बच्चों, यह उदाहरण जो है, अभिषेक ने मीरा को उपहार दिया। तो अभिषेक यह करता हुआ, मीरा यह कर्म हुआ, उपहार यह कर्म हुआ और दिया यह क्रिया हुई। तो यह द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अभी देखिए बच्चों, माँ ने किसे कहानी सुनाई? माँ ने किसे कहानी सुनाई? तो माँ ने बच्चों को कहानी सुनाई। किसे कहानी सुनाई? बच्चों को कहानी सुनाई। तो माँ ने बच्चों को क्या सुनाई? माँ ने बच्चों को क्या सुनाई? कहानी सुनाई। तो उसी तरह अभिषेक ने किसे उपहार दिया? मीरा को। तो अभिषेक ने मीरा को क्या दिया? उपहार दिया। तो इसी तरह यह उदाहरण है। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे कई स्थान पर सकर्मक क्रियाओं में कर्म का प्रयोग नहीं होता है, फिर भी वे क्रियाएं अकर्मक नहीं मानी जाती। जैसे सजल पढ़ रहा है। सजल पढ़ रहा है, यह क्या है? यह सकर्मक क्रिया है। लेकिन इसमें देखिए सजल यह करता हुई, तो पढ़ रहा यह क्रिया हुई। यह क्या? सजल करता और पढ़ रहा है, यह क्रिया हुई। तो कर्म का अभाव, तो यहाँ पे कर्म का अभाव होने पर भी उत्तर की अपेक्षा है। जैसे पुस्तक कहानी पत्र आदि, पुस्तक कहानी पत्र आदि। यह उसी तरह अकर्मक क्रियाओं के साथ किसी क्रिया से बनी भाववाचक क्रिया जोड़ देने से अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रियाओं से जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया बनती है। तो जैसे किस्मत कई खेल खेलती है, तो इसमें खेल जो है कर्म है और खेलती है यह क्या हुई?
क्रिया हुई। तो किस्मत क्या खेलती है? तो किस्मत खेल खेलती है। तो यह हमें किसके बारे में अभी पढ़ाई की बच्चों? सकर्मक क्रिया के बारे में। अभी आगे देखिए, प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, उसमें संयुक्त क्रिया, पहले हमें किसके बारे में पढ़ाई करनी है? संयुक्त क्रिया के बारे में पढ़ाई करनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे साधारण मुख्यतः क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहली मुख्य क्रिया होती है और दूसरी सहायक क्रिया, जो कि मुख्य क्रिया के अर्थ का विस्तार करती है। इस प्रकार की क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे अमृता दवाई खा रही है, तो मुख्य क्रिया, इसमें मुख्य क्रिया कौन सी हुई? मुख्य क्रिया उसमें खा। मुख्य क्रिया कौन सी हुई इसमें बच्चों? खा, यह मुख्य क्रिया हुई। और सहायक क्रिया रही है, यह सहायक क्रिया हुई। तो देखिए, खा यह मुख्य क्रिया और रही है यह सहायक क्रिया हुई। अभी कार्तिक पिताजी बुला रहे हैं। कार्तिक पिताजी बुला रहे हैं। तो मुख्य क्रिया इसमें क्या हुई? बुला। मुख्य क्रिया क्या हुई? बुला। और रहे हैं यह सहायक क्रिया हुई। तो इसी तरह इस प्रकार देखिए बच्चों, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे अभी संयुक्त क्रिया के बारे में हमें पढ़ाई की, अभी हमें रंजक सहायक क्रिया के बारे में पढ़ाई करनी है। तो देखिए बच्चों, जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने का कार्य करती है, तो उससे तब रंजक सहायक क्रिया कहलाती है। तब उसे क्या कहते हैं? रंजक सहायक क्रिया कहलाते हैं। जैसे सब अंदर आओ, तो मुख्य क्रिया इसमें क्या हुई? सब अंदर, यह मुख्य क्रिया हुई। और यहाँ पे आओ, यह रंजक सहायक क्रिया हुई। दुकानदार सामान दिखाने, मुख्य क्रिया दुकानदार सामान दिखाने हुई। और लगा, यह रंजक सहायक क्रिया हुई। अभी देखिए नाम धातु क्रिया। कौन सी? नाम धातु क्रिया कि जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनुकरणवाचक आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, संज्ञा शब्दों से जैसे फिल्म, फिल्माना, लज्जा, लज्जाना, शर्म, शर्माना, बात, बतियाना, झूठ, झुठलाना, टक्कर, टकराना, लाल, ललियाना, यह संज्ञा शब्दों से शब्द बनाए गए हैं। अभी सर्वनाम शब्दों से है कि अपना, अपनाना, मैं, मिमियाना। विशेषण शब्दों में से है साठ, सठियाना, गरम, गरमाना। तो यह विशेषण शब्दों से बनाए गए शब्द है। अभी अनुकरणात्मक शब्दों से है कि थप थप, थपथपाना, बड़बड़, बड़बड़ाना, गुनगुन, गुनगुनाना, खटखट, खटखटाना, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्नना, दंदन, दंदनाना। तो यह अनुकरणात्मक शब्दों से बनाए गए वाक्य है। अभी देखिए बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे खुशी गाय को घास खिलाते हैं। खुशी गाय को क्या खिलाते हैं? घास खिलाती है। तो यहाँ पे खिलाती, यह प्रेरणार्थक क्रिया हुई। अनिकेत पक्षियों को दाना डालता है, तो यह डालता है, यह प्रेरणार्थक क्रिया हुई। तो इन दोनों वाक्यों में खिलाती है और डालता है प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि यहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि वह क्या कर रहा है? बल्कि वह किसी दूसरे को वह प्रेरित कर रहा है। कार्य करने के लिए दूसरे को वह क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। तो इससे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए बच्चों, यहाँ पे रोहन जूस पीता है। रोहन जूस पीता है, तो रोहन को जूस कोई और नहीं पिलाता है, तो वह स्वयं खुद जूस पीता है। तो माँ रोहन को जूस पिलाती है, तो यहाँ पे क्या हुई? प्रेरित होकर, वह प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब यहाँ पे माँ रोहन को जूस पिलाती है, वो दूसरे से वो क्या रोहन को, वो दूसरा उनको जूस पिलाती है। मतलब उनकी माँ रोहन को जूस पिलाती है और रोहन जूस पीता है। यहाँ पे स्वयं वह स्वयं कार्य करते हैं।
तो इसी तरह देखिए बच्चों, अभी दोनों स्थितियों में रोहन जूस पी रहा है, परंतु प्रथम वाक्य में वह स्वयं जूस पी रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में माँ द्वारा प्रेरित किए जाने पर जूस पी रहा है। मतलब प्रेरणा देने वाला प्रेरक कर्ता, और दूसरे में है प्रेरणा प्राप्त करने का कार्य वह करने वाला प्रेरित करता। तो यह प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हम अभी पढ़ाई की है। अभी हम आगे देखना है बच्चों प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। प्रेरणार्थक क्रिया के और दो भेद है। प्रेरणार्थक क्रिया के और दो भेद कौन कौन से हैं? देखिए बच्चों, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में है कि जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देती है, तब वह क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापक बच्चे को पाठ पढ़ाते हैं, तो अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे कर्ता स्वयं बच्चे को पाठ पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। मतलब जो करता है, पढ़ाने वाला है, वह खुद बच्चों को क्या करते हैं? पाठ पढ़ाते हैं। और माँ बच्चों को नहलाते हैं। कर्म स्वयं बच्चे को नहाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो यहाँ पे वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हुई। अभी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में है कि जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। जैसे अध्यापक समीर से बच्चों को पढ़वाते हैं। अध्यापक समीर से क्या करते हैं? बच्चों को पढ़वाते हैं। अध्यापक स्वयं कार्य न करके समीर को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रेरणार्थक दर्जा से हेमा को कपड़े सिलवा रही है। हेमा के कपड़े क्या कर रहे हैं? सिलवा रही है। तो प्रेरणा दर्जी को कपड़े सिलने के लिए प्रेरित कर रही है। अभी आगे देखिए बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया के अन्य उदाहरण। क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। तो देखिए बच्चों, क्रिया में लिखना शब्द दिया है, तो प्रथम प्रेरणार्थक में लिखना होता है, द्वितीय में होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक में लिखवाना। तो इसी तरह सीखना है तो सिखाना, सिखवाना, बोलना है तो बुलवाना। तो यह सोना है तो सुलवाना, सुलवाया। यह प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण है। अभी आगे देखिए बच्चों, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे नाना जी फल खरीदकर घर आए। तो नाना जी फल खरीदकर क्या घर आए? तो पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया। यहाँ पे नाना जी फल खरीदकर, मतलब खरीदकर, यह पूर्वकालिक क्रिया हुई, और आए यह मुख्य क्रिया हुई। अभी दूसरा जो उदाहरण है, विपुल ने दौड़कर गेंद उठाए। तो पूर्वकालिक क्रिया हुई दौड़कर, और उठाई यह मुख्य क्रिया हुई। तो यहाँ पे यह पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण हुए। अभी इन वाक्यों में खरीदकर तथा दौड़कर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये आए तथा उठाई। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे इन वाक्यों में खरीदकर और दौड़कर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, क्योंकि यह आए उठाई मुख्य क्रियाओं से पहले घटित हो रहा है। जैसे गरिमा घर आकर खेलने जाएगी। गरिमा क्या? घर आकर खेलने जाएगी। मैना उड़कर पेड़ पर बैठ गई। तो बेटा थोड़ा पढ़कर चले जाना। मानसी खाकर सोने चली गई। तो यहाँ पे देखिए, यह पूर्वकालिक क्रियाएं हुई। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे देखिए कार्य के होने या करने के क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो पाठ है, इसमें क्रिया किससे कहते हैं? उदाहरण सहित बताओ। ये प्रश्न दिए हुए। तो ये जो पाठ है, इस पाठ के बारे में बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगर यह पाठ आप सभी को अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो आप यह वीडियो एक बार फिर से देखकर अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।